गाइस, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और बिना टाइम जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी वहीं शी परिवार की हवेली से आगे बढ़ती है, जहां शिनमो ने लड़कियों को लेकर आए 7वें युवा मालिक को घेर लिया है। तभी वहां एक लड़की की चीख गूंजती है और 7वें युवा मालिक यानी शी परिवार का बेटा शी शुनह्वान अपने हाथों को देखकर दहाड़ता है। इस सीन में शी शुनह्वान ने घबराकर कहा कि तुम नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और फिर वो चिल्लाया कि तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। यानी उसे अपने सामने खड़े इस अजनबी की ताकत दिखने लगी थी। तभी दोनों के बीच हमला प्रति हमला शुरू होता है और शी शुनह्वान पीछे हटते हुए बुदबुदाता है। इस सीन में उसने कहा कि इतनी बड़ी ताकत, और अगले ही पल शी शुनह्वान हवा में सीधा दीवार से निकल जाता है। इस सीन में शिनमो ने खुद से कहा कि ये हवा में से दीवारों के आर पार निकल गया। और फिर वो उसका पीछा करते हुए चिल्लाया कि शिनह्वा, तुम यहाँ कहाँ भाग रहे हो, तुम गंदी चीज। भागते भागते दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां छाई परिवार का पिता मौजूद है। अब सामने है पिता पुत्र दोनों। इस सीन में छाई शुनह्वान ने दहाड़ते हुए कहा कि शिनमो, तुम अब भी जिंदा हो। इस पर शिनमो ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों कुत्ते, पिता और बेटा, भी तो अब भी जिंदा हो। मैं अकेला नरक जाने को तैयार नहीं हूँ। यानी शिनमो ने साफ कह दिया कि वो अकेला नहीं मरेगा, वजह ये दोनों है। इस पर शी शुनह्वान ने कांपती आवाज में कहा कि ये नामुमकिन है, तुम्हारा सिर काट दिया गया था, मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। तभी वहां एक ऊंची हंसी गूंजती है। ये छी परिवार के पिता की हंसी है। इस सीन में पिता ने ठंडे लहजे में शिनमो से कहा कि हाँ, छोटे दोस्त शिन, बताओ मेरे इस संग्रह के बारे में क्या ख्याल है। यानी उसने शिनमो को अपने हवेली के संग्रह की तरफ इशारा किया, जहां लाशों और बंद लड़कियों की कतार थी। इस पर शिनमो ने उस बूढ़े से कहा कि बूढ़े, तुम इसे संग्रह कहते हो, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है या नहीं। इस सीन में उस बूढ़े पिता ने शिनमो से कहा कि इंसानियत को कौन सच में समझता है। इनके अपने परिवारों ने इन्हें शाही परिवार को बेचा था। मैंने इन्हें एक भरपेट खाना दिया और इन्होंने मुझे अपनी जान दे दी। इन्हें खाना भी मिल गया और रहने की जगह भी। इससे बढ़कर दो तरफा इंसाफ और क्या होगा। यानी उस जालिम को अपने पापों पर भी गरूर था। इस पर शिनमो ने कड़वे व्यंग्य में कहा कि ची मालिक की जुबान तो बड़ी कमाल की है। और फिर उसने गंभीर होकर कहा कि तुम मुर्दों को जिंदा तक कर सकते हो, पर जो हो, तुम दोनों को आज मरना ही होगा। इस पर ची परिवार के पिता ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मरने वाला तू है। इसके बाद पिता अपने बेटे की तरफ मुड़ता है। इस सीन में उसने शी शुनह्वान से कहा कि हुआनर, तुम घबराओ मत, तुम्हारा पिता अब ब्लड रिफाइनिंग रियल में पहुंच चुका है और इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये हमारे मुकाबले का नहीं। और यहीं शिनमो को समझ आता है। इस सीन में उसने खुद से कहा कि अब समझा कि बूढ़ा पहले से ज्यादा ताकतवर क्यों लग रहा है। फिर शी परिवार के पिता ने एक तालाब की तरफ इशारा किया और शिनमो से कहा कि ये तालाब हमें दोबारा जोड़ देता है। यानी वो एक ऐसा ईवल पूल था जो इनके जख्म भर सकता था। तभी लड़ाई फिर शुरू होती है। इस सीन में शी परिवार के पिता ने शिनमो से कहा कि तो क्या हुआ अगर तुम ब्लड रिफाइनिंग रियल में हो, जब तक हमारा ये ईवल पूल मौजूद है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर शिनमो ने उनसे कहा कि हो तो सिर्फ किसी देवता के नौकर, देवताओं का चमचा बनकर बैठे हो और खुद को देवता समझने लगे हो। और तभी शिनमो को एक अजीब बात महसूस होती है। इस सीन में उसने खुद से कहा कि ये चीज मेरे खून और एनर्जी को बाहर की तरफ खींच रही है। यानी वो ईवल पूल शिनमो की ताकत चूस रहा था। तभी शी परिवार के पिता ने उससे ताना मारा। इस सीन में उसने शिनमो से कहा कि क्या तुमने जांग शाओयू का बदला नहीं लेना था, आओ मैं यहीं सामने खड़ा हूँ। और उसने आगे कहा कि वो जाते जाते भी चिल्लाती रही थी कि उसका भाई शिन उसका बदला जरूर लेगा। यानी शाओयू की मौत के समय के आखिरी शब्द तक इन लोगों ने मजाक बना लिए थे। फिर शिनमो कुछ सोचकर मुस्कुराता है। इस सीन में उसने दोनों से कहा कि अब तक ठीक नहीं लग रहा न, चलो मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी सी स्वाद बढ़ाने वाली चीज डाल देता हूँ। यानी उसने उस ईवल पूल में कुछ मिलाने की धमकी दी। इस पर शिनह्वा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा कि शिनमो, तुम गद्दार कुत्ते, आज मैं तुम्हें अपनी जगह से विकलांग कर दूंगा। और दोनों पिता पुत्र शिनमो पर टूट पड़ते हैं, पर शिनमो शांत खड़ा रहता है। इस सीन में उसने उन दोनों से कहा कि मैं तुम लोगों के उस तालाब से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहा था। यानी उसकी असली तैयारी कुछ और ही थी। तभी वो ईवल पूल का पानी अचानक साफ होने लगता है और वहां देखने वालों के मुंह से हैरानी की आवाज निकलती है। दरअसल शिनमो ने उस पूल में अपना बचपन वाला शुद्ध पेशाब मिला दिया था और वही पूरे ईवल पूल को साफ पानी में बदल रहा था। अब घायल शी शुनह्वान कांपने लगता है। इस सीन में उसने मरते हुए कहा कि टू जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर शिनमो ने उससे कहा कि मेरे ऊपर मेरा मास्टर है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। यानी उस ईवल गॉड का नाम सुनकर भी वो नहीं डरा। उधर पिता पुत्र दोनों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। इस सीन में उन्होंने खुद से कहा कि क्या वो पेशाब सच में उस पूल को पवित्र कर सकता है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। और यही उनकी आखिरी गलतफहमी साबित हुई। शिनमो जोर से हंसता है और दोनों पर अपना आखिरी हमला दे डालता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। इस सीन में शिनमो ने खुद से कहा कि ताकत से मारना यही रास्ता है। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जगह नहीं बची। फिर वो मरते हुए शिनह्वान की तरफ झुकता है।
इस सीन में चिनमो ने ची शुनहुआन से कहा कि जांग शायू की मौत तुम ची परिवार के पिता पुत्र के हाथों हुई है और अब मैंने तुम सबको मार डाला है और अगर अगला जन्म मिले तो वहीं फिर मिलेंगे और ये सारा हिसाब दोबारा होगा। यानी ची शुनहुआन ने अपनी आखिरी सांस में अगले जन्म की बात कही। फिर चिनमो ने आसमान की तरफ देखकर पुकारा। इस सीन में उसने शायू से कहा कि शायू देखो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, अब चैन से आराम करो। और फिर वो शायू की देह के पास बैठकर उससे बातें करने लगा। इस सीन में चिनमो ने उससे कहा कि मेरा मास्टर यहाँ मौजूद है, तुम्हारा खुद अकेले बाहर आना ठीक नहीं। मिट्टी में मिट्टी हो जाओ शायू, राख में राख। मुझे तुमसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, पर तुम इस दुनिया में इस रूप में रहती रहोगी तो बेहतर यही है कि जल्दी से शांति पा जाओ। यानी चिनमो अब शायू की आत्मा को विदा करना चाहता था। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा कि अब छोड़ो, रखना है तो अभी के लिए रहने दो। यानी वो शायू की देह को अभी और वक्त देने को तैयार हो गया। तभी उसे मास्टर की बात याद आती है। इस सीन में चिनमो ने खुद से कहा कि मास्टर ने पिता पुत्र के दिल मांगे थे, चलो पहले इसकी जांच करते हैं। और वो ची परिवार के दोनों शवों के दिल की जांच करने लगता है, पर वहां उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। इस सीन में चिनमो ने हैरान होकर कहा कि नहीं, ये तो लाल पत्तियों जैसा है, ये क्या चीज है। यानी दिल की जगह उसे कोई लाल रंग की अजीब चीज मिली और उसी के साथ वो अपना काम पूरा करता है और कहता है कि अब तो ये लोग शांत हो गए होंगे ना। तभी वहां से कुछ भागकर निकलने लगता है और चिनमो चिल्लाता है कि बाहर निकलो। और फिर उसने खुद से कहा कि पीछा मत करो, उसके भागकर सीधे तुम्हारी तरफ आने का इंतजार करो। यानी वहां से भागी हुई चीज का पीछा करने के बजाय वो ठहर गया। यही वो जगह है जहां कुछ देर बाद चिनमो की आंख खुलती है और वो अपने आप को मास्टर के पास पाता है। इस सीन में उसने मास्टर को पुकारा और कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। साथ ही मजाक में उसने मास्टर से ये भी कहा कि आपकी सख्त मर्दाना ताकत से बेचारा डिसाइपल थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहा है। पर मास्टर की नज़र उसके शरीर पर गड़ी थी। इस सीन में मास्टर ने चिनमो से कहा कि मुझे बताओ, उस काटे गए स्टार कोर के साथ आखिर हुआ क्या, और ये भी बताओ कि जांग शायू फिर से बाहर क्यों निकली हुई है। इस पर चिनमो ने मास्टर से कहा कि मास्टर, मैंने उसे नहीं निकाला, मैं जब जागा तो वो ताबूत के बाहर खड़ी मिली। यानी शायू की आत्मा अपने आप बाहर आ गई थी। इस पर मास्टर ने चिनमो से कहा कि प्यार प्यार है, पर इस हद तक बेटा भी नहीं। जिंदगी और मौत की इस दीवार के आगे बेवकूफ़ी मत करो। फिर चिनमो ने पानी पीते हुए मुंह बनाया और कहा कि इस पानी का स्वाद अजीब है, अजीब तरह से मीठा लग रहा है। यानी उसके शरीर में पहले से ही कोई बदलाव शुरू हो चुका था। फिर चिनमो ने अपनी कहानी बताई। इस सीन में चिनमो ने मास्टर से कहा कि मास्टर, मैंने वो स्टार कोर जब काटा तो उसके अंदर से एक आदमी के चेहरे वाला मकड़ा निकला। वो सीधा मेरी दाहिनी बाह के अंदर घुस गया। ये सुनते ही मास्टर उसकी बाह पकड़कर खींचने लगा। इस सीन में चिनमो ने मास्टर से कहा कि मास्टर, आप क्या कर रहे हैं। इस पर मास्टर ने उस मकड़े को देखते हुए कहा कि तू मेरे डिसाइपल के शरीर से बाहर निकल, वरना मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी मास्टर उस चीज को चिनमो के अंदर से बाहर खींचना चाहता था। इस पर चिनमो ने हड़बड़ाकर मास्टर से कहा कि मास्टर, गलतफहमी हुई है, मैं वही हूँ, आपको किसी और के साथ कोई गलतफहमी हो गई है। तब मास्टर ने समझाया। इस सीन में मास्टर ने चिनमो से कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इंसानी चेहरे वाला मकड़ा असल में देवता का मांस है, उसके अंदर अर्थ किंग की इच्छा बसी हुई है। तुम अभी तो एनलाइटेंड होने के भी काबिल नहीं हो, तुम्हारा शरीर उसके डिवाइन कटाव को कैसे सह सकता है। तुम अभी जागते हुए ठीक हो, पर कुछ घंटों बाद शायद बात बदल जाए। फिर मास्टर ने उसे देखकर हैरानी से कहा कि अजीब बात है, तुम तो सच में बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम पर देवता के मांस की महक तक नहीं महसूस हो रही। इस पर चिनमो ने मास्टर से कहा कि मास्टर, आप मुझे मोड़ मरोड़ कर लगभग रस्सी बना डालेंगे। वो चीज मुझे अपने अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उससे निपट लिया। यानी चिनमो ने उस मकड़े को अपने अंदर समा लिया था। तब मास्टर ने उसे गंभीर चेतावनी दी। इस सीन में मास्टर ने चिनमो से कहा कि बच्चे, देवताओं के मांस के बारे में तुम बड़ी भूल कर रहे हो। डिवाइन इच्छा वाला मांस जब शरीर में दाखिल होता है तो वो फौरन हमला नहीं करता, वो छुप जाता है और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म कर देता है। इस पर चिनमो ने मास्टर से कहा कि मास्टर, मुझे डराइए मत, मुझे सच में कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा। तब मास्टर ने उससे सवाल किया। इस सीन में मास्टर ने चिनमो से पूछा कि मैंने पूछा, क्या तुमने कोई मंदिर देखा है। इस पर चिनमो ने मास्टर से कहा कि मैंने सपने में देखा कि एक मंदिर के दरवाजे पर अर्थ गॉड लिखा हुआ है और उसके अंदर 2 पत्थर की मूर्तियां हैं, एक मर्द की और एक औरत की। मर्द वाली पत्थर की मूर्ति परछाई में बदल गई और वे लोग मेरी चेतना को कुचलना चाहते थे। तभी एक सुनहरी धूप उस पर चमकी और वो भाग गया और मेरा सपना टूट गया। इस सीन में मास्टर ने हैरान होकर कहा कि तुमने सच में सपने में वो सब देखा, और वो वाकई बच निकला। इस पर चिनमो ने मास्टर से कहा कि मास्टर, मैं सच बोल रहा हूँ। तब मास्टर ने सोचते हुए कहा कि अर्थ लॉर्ड किसी को नहीं छोड़ता, खासकर जब उसे अपना नौकर बनाने का मौका मिलता है। हो नहीं सकता कि उसे तुम पसंद न आए होंगे। यानी मास्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्थ लॉर्ड ने चिनमो को आसानी से छोड़ दिया। इस सीन में चिनमो ने मास्टर से पूछा कि मास्टर, क्या यही अर्थ लॉर्ड वो ईवल गॉड है जिसकी आप बात करते हैं। इस पर मास्टर ने कहा कि हाँ,
वो इस इलाके का जमीन का देवता है, पर जो काम वो करता है वो सिर्फ जीवों को नुकसान पहुंचाने के हैं। 2 साल पहले आया सूखा और टिड्डियों का हमला उसी की वजह से आया था। लिनन काउंटी में उसके चेले कम नहीं हैं, बेगिनहा हैं। और फिर मास्टर ने अपनी कहानी बताई। इस सीन में मास्टर ने चिन मो से कहा कि मैंने 7 साल तक इस शहर में पुलिस का काम किया है, पर मुझे उस अर्थ गॉड का मंदिर कहाँ है ये कभी नहीं मिला, और मंदिर को खोजे बिना इस बला की जड़ नहीं काटी जा सकती। इस पर चिन मो ने मास्टर से पूछा कि पर उसने इतने सारे लोगों को मारा ही क्यों, इसका मकसद क्या है। इस सीन में मास्टर ने चिन मो से कहा कि क्या तुमने कभी सुना है आसमान और जमीन बेपरवाह हैं और वो सारी चीजों को घास और कुत्तों जैसा समझते हैं। देवता इंसान को खुद बचने के लिए खाता है, और इसलिए खाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर यकीन करें और उसे सहारा दें। यानी इंसानों का यकीन ही इन देवताओं की रोटी है। फिर मास्टर ने आगे बताया कि इंसान अगर देवता को खाए तो उसे डिवाइन झटका लगता है। ये कुछ कल्टीवेशन करने से बदलने वाली बात नहीं है, पर गॉड स्लेइंग कॉफिन इसे बदल सकता है। यानी जिस ताबूत से चिन मो लौटा था वो सीधे देवता को मारने की चीज थी। इसके बाद मास्टर ने चिन मो की पूरी जांच की और कहा कि मैंने देख लिया है, तुम्हारे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है। जब तुमने चियाई परिवार के पिता पुत्र से लड़ाई की तो तुम्हारे शरीर में शायद कुछ अजीब हुआ हो। इस पर चिन मो ने मास्टर से कहा कि ची परिवार का वो ईवल पूल मेरे बचपन वाले शुद्ध पेशाब में डूबकर साफ पानी बन गया। ये सुनकर मास्टर ने माथा पीट लिया और कहा कि ये कैसा टैलेंट है। फिर मास्टर ने कहा कि पर तुमने देवता के कटाव को झेल भी लिया, शायद तुम्हारा नसीब अच्छा था। ये बात मैंने अपने मन में ही रखी है, तुम्हें किसी से दोहराने की इजाजत नहीं है, और तुम्हें ये भी मना है कि खुद देवता के मांस से अपना पेट नहीं भरना। यानी मास्टर ने इस राज पर मुहर लगा दी थी। इस सीन में चिन मो ने खुद से कहा कि मैंने मास्टर की हर बात याद रख ली है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है और बिना टैलेंट के ये ताकत सिर्फ मुसीबत लाएगी। मैं तो बस एक घटिया आदमी हूँ। पर मास्टर ने मुस्कुराकर कहा कि हे अभी ठीक से तय नहीं हुआ है कि तुम्हारे अंदर क्या है। अब मास्टर चिन मो की असली जांच करने बैठता है। इस सीन में मास्टर ने चिन मो से कहा कि मुझे एक मुक्का मारो और अपनी ताकत को रोक कर मत मारो। चिन मो पूरी ताकत से मुक्का मारता है। इस सीन में मास्टर ने आंका और कहा कि इस मुक्के में ताकत 7-8 हजार जिन की है। ये लगभग एनलाइटनमेंट रियल्म के बराबर है। आमतौर पर ब्लड रिफाइनिंग रियल्म में बस 2000 जिन की ताकत होती है, बोन रिफाइनिंग रियल्म में 5000 और एनलाइटनमेंट रियल्म के लिए कम से कम 8000 चाहिए। और फिर मास्टर ने खुश होकर कहा कि देखता हूँ तुम्हारे अंदर शायद एक शारीरिक टैलेंट जाग गया है। और आगे जांच करने पर मास्टर ने तय किया। इस सीन में मास्टर ने चिन मो से कहा कि ये 5 एलिमेंट्स के टैलेंट में से अर्थ एलिमेंट टैलेंट है। इस पर चिन मो ने खुशी से पूछा कि मास्टर आप कह रहे हैं कि मैंने सच में अपना टैलेंट जगा लिया है। इस सीन में मास्टर ने गिनाया कि स्ट्रेंथ टैलेंट और अर्थ एलिमेंट टैलेंट दोनों एक साथ, यानी डुअल टैलेंट। इस पर चिन मो ने मास्टर से कहा कि मास्टर आपके चेहरे से लग रहा है कि मैं काफी काबिल निकला हूँ। पर फिर मास्टर ने उसे सच्चाई से जमीन पर लौटा दिया। इस सीन में मास्टर ने चिन मो से कहा कि 2 टैलेंट का होना कोई असाधारण बात नहीं है, और असल बात यह है कि तुमने 2 जून की डिवाइन ताकत को अपने अंदर मिला लिया, जो इंसानी चेहरे वाले मकड़े में बदल गई। सौभाग्य से कोई बुरी बात नहीं हुई, तुमने बस थोड़ी अर्थ एलिमेंट की ताकत अस्थायी रूप से उधार ली है। ये सच में सिर्फ उधार ली हुई ताकत है। अगर ये तुम्हारा अपना सच्चा अर्थ एलिमेंट टैलेंट होता तो ये तुम्हारी एक बाह को मिट्टी में बदलकर नहीं रुकता, और अगर ये तुम्हारा अपना टैलेंट नहीं है तो ये एक दिन अपने आप गायब हो जाएगा, सिवाय इसके कि तुम खुद उस अर्थ लॉर्ड को निगल जाओ। इस पर चिन मो ने मजाकिया अंदाज में मास्टर से कहा कि मास्टर या फिर मैं वो बाकी 2 इंसानी चेहरे वाले मकड़े भी सोख लूं। इस पर मास्टर ने कहा कि ठीक है, मरना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये दोनों मैं अभी अपने पास रखता हूँ, इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और अब आगे सुनो, तुम्हें देवता मारना जारी रखना है और काफी सारे स्टार कोर इकट्ठा करने हैं। 3 काम है और 3 दिन में पूरे करने हैं। इस पर चिन मो ने पूछा कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। इस सीन में मास्टर ने चिन मो से कहा कि मैं लिनन काउंटी का हेड कांस्टेबल हूँ, मेरा काम बहुत है। और ये कहकर वो ठंडी हवा में तैरता हुआ चला जाता है और पीछे से आवाज लगाता है कि सुखद और ठंडा मौसम है, सच में मजा आ रहा है और तुम आराम मत करना। यानी मास्टर ने काम पर लौटते हुए भी चिन मो को चेता दिया। अगले सीन में चिन मो अकेला मशगूल है। वो 500-600 जिन वजन की किसी चीज को उठाकर आजमाता है। इस सीन में उसने खुद से कहा कि ये तो मुझे टाओइस्ट प्रीस्ट के भेक में डालने की तैयारी है। टाओइस्ट प्रीस्ट बुरी आत्माओं को भगाते हैं और बुराई को रोकते हैं, ये बात तो बनती है। यानी उसका नया भेष एक नामी टाओइस्ट प्रीस्ट का था, और फिर उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ती है। इस सीन में चिन मो ने उस ब्लेड को उठाकर कहा कि हाँ क्या कमाल की ब्लेड है, आज के दिन से मून स्लेइंग ब्लेड तैयार है। इस दुनिया में अब तुम मेरी सबसे आखिरी तलवार हो। यानी चिन मो को उसका नया हथियार मिल गया था। फिर उसके सामने मास्टर के दिए 3 कामों के स्क्रोल खुलते हैं। इस सीन में पहले स्क्रोल पर लिखा था कि लिनन काउंटी में बच्चे गायब हो रहे हैं और शक है कि ये किसी डिवाइन सर्वेंट का काम है। ये 3 तारे का D क्लास का काम है और सलाह दी गई है कि इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी से थोड़ा नीचे की श्रेणी में लिया जाए। इस पर चिन मो ने कहा कि मास्टर तो मुझे सच में बहुत ऊंचा समझते हैं,
यानी पहला काम बच्चों के गायब होने का भेद था। फिर दूसरा स्क्रॉल खुलता है। इस सीन में उस पर लिखा था कि रेंजिया वाइन शॉप की शराब में पहले से ही किसी ईवल गॉड की महक मिली हुई है। ये डी श्रेणी का 9 सितारा वाला काम है और सलाह दी गई है कि इसे एनलाइटनमेंट के चरम पर पहुंचे आदमी के लिए रखा जाए। इस पर छिनमो ने सिर पकड़ लिया और कहा कि ये तो मुझे सीधा मरने भेजने की तैयारी है। यानी दूसरा काम उसकी मौजूदा ताकत से कहीं ऊपर था। और इसके साथ तीसरा स्क्रॉल भी आता है कि शहर के दक्षिण में लियू परिवार की पुरानी हवेली की जांच करो। इस सीन में छिनमो ने पढ़ा कि पहले 2 कामों के बाद तीसरा काम बचा है, पर उसके सारे मिशन रिवॉर्ड्स काट दिए गए हैं। इस पर उसने तंग होकर कहा कि ये लोग मुझे बिना पैसे के मजदूर समझ रहे हैं। यानी तीनों कामों की डोरी अब शिनमो की हथेली में आ गई थी और इन तीनों के पीछे एक ही साजिश का शक था। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। शिनमो ने छी परिवार के पिता पुत्र का अंत कर दिया और उसके अंदर डुअल टैलेंट का राज खुला है। साथ ही उसके हाथ आ गई मून स्लेइंग ब्लेड। पर अब उसके सामने 3 खतरनाक काम हैं, जिनमें सबसे पहला है बच्चों के गायब होने का भेद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला पार्ट जल्द मिलेगा।